जैसा कि हम लोग देख रहे थे समुच्चय, क्लियर। तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 8 तक था उसको हम लोग क्लियर कर चुके थे। अब बेसिकली अब जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन में जो भी रहता है ट्रू फॉल्स के रूप में स्टेटमेंट, आपका क्या स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है क्या राइट है, इसके बेस पे आपका एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य। यदि सत्य है तो उसे सिद्ध कीजिए और यदि असत्य है तो एक उदाहरण दीजिए, क्लियर। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल बेस पे हम इसको देखते हैं यार, क्लियर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि x बिलोंग कर रहा है आपका a पर तथा a बिलोंग कर रहा है आपका b पर तो x बिलोंग करेगा b पर, क्लियर। तो कंडीशन ये है, जैसे कि हम लोग एक चीज़ पढ़े थे भाई, एक चीज़ क्या पढ़े थे, अगर a बिलोंग कर रहा है आपके b पर और b बिलोंग कर रहा है आपके c पर तो a भी बिलोंग करेगा भाई आपके c पर। ये आपका स्टेटमेंट था, क्लियर। यदि A आपका बिलोंग कर रहा है B पर और B आपका बिलोंग कर रहा है C पर तो आपका A भी बिलोंग करेगा C पर। यह स्टेटमेंट हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास इक्वेशन में क्वेश्चन में ये दिया है कि X बिलोंग कर रहा है आपका A पर, मतलब X बिलोंग कर रहा है A के अवयव पर और A भी बिलोंग कर रहा है आपके B पर, तो क्या X बिलोंग करेगा B पर, क्लियर। ये स्टेटमेंट है यहाँ से ये वाला देखिए, क्लियर। तो A बिलोंग कर रहा है X पर और एक से एक और बिलोंग नहीं कर रहा है भाई B पर, तो ये कथन आपका क्या है, असत्य है, ठीक है, ये फॉल्स है। ये जो आपका कथन है वो असत्य है। असत्य क्यों है, देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट के रूप में आप लोग इस तरीके से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक मैं चीज़ ले रहा हूँ, टू बिलोंग कर रहा है आपके यहाँ पर A है, क्लियर। 2 बिलोंग कर रहा है, जैसे यहाँ पर आपका 1 2 ले लिया मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। नाउ सेकेंड 1 2 बिलोंग कर रहा है आपका 1 2 बिलोंग कर रहा है आपका 3 पर, 1 2 बिलोंग कर रहा है किस पर, 3 पर बिलोंग कर रहा है, क्लियर। यहाँ पर हम लोग सपोज ले लेते हैं x इक्वल टू है 2, नाउ a इक्वल टू है आपका 1 2 है, नाउ a इक्वल टू है 1 2 है और b इक्वल टू है 3, तो यहाँ पर 2 इज बिलोंग्स टू 1 2, क्लियर। नाउ आई रिपीट 2 is belongs to 1 2 but 1 2 is belongs to 3, clear, but 2 is not belongs to 3, clear। यहाँ पर देखिए 2 आपका बिलोंग कर रहा है 1 2 पर, मतलब 2 का अस्तित्व है 1 और 2 पर, क्लियर। नाउ 1 और 2 का भी अस्तित्व है आपका 3 पर, लेकिन आपका 2 का 3 पर कोई अस्तित्व नहीं है, सो 2 is not belongs to 3। ये आपका सत्य कथन है, इसको यहाँ से हम लोग प्रूव कर लिए, क्लियर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि A आपका बिलोंग कर रहा है भाई B पर और B बिलोंग कर रहा है आपके C पर, तो A भी बिलोंग करेगा आपके C पर, ऐसा हम लोग पहले पढ़े थे। लेकिन उसके साथ आपका अवयव भी आना चाहिए। A कहाँ पर जा रहा है, A का आपका जो अल्फ़ाबेट है, A का जो भी आपका अवयव है वह B के अवयव के साथ अटैचमेंट होना चाहिए और B का जो अवयव है वह C के साथ अटैचमेंट होना चाहिए, तभी हम लोग बोल सकते हैं कि A आपके C पर परिभाषित है, मतलब A का अवयव C के अवयव के बराबर है, मीन्स इक्वल है, क्लियर। तो हमको क्वेश्चन में वही बोला गया है कि यदि ये प्रत्येक कथन सत्य है या असत्य है, अगर सत्य है तो सिद्ध कीजिए, असत्य है तो उसको सिद्ध करके लिखिए, मतलब सही है तो फिर भी सही, नहीं है तो सही करके लिखना है, और सही है तो भाई क्यों सही है इसका स्टेटमेंट हमको देना है, क्लियर। तो इसी के बेस पे था हमारा क्वेश्चन, इफ x belongs to A, now A belongs to B, so x belongs to B, so x not belongs to B, क्लियर। ये आपका असत्य है, क्लियर। चलिए इसी के बेस पे देखते हैं हम लोग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यदि A सबसेट है B पर, यदि A सबसेट है B पर और B बिलोंग कर रहा है आपके C पर, तो क्या A बिलोंग करेगा आपके C पर, क्लियर। चलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि A सबसेट है B पर, A का अवयव आपका A का अवयव B के अवयव का उपसमुच्चय है, मीन्स A सबसेट है आपके B पर, क्लियर। नाउ A सबसेट है आपके B पर, नाउ B बिलोंग्स टू C, सो A बिलोंग्स टू C होगा या नहीं, इसको आपको स्टेटमेंट के रूप में बताना है, क्लियर। तो चलिए यहाँ से एग्जांपल के बेस में अगर हम लोग इस तरीके से ले लेते हैं कि जो A का भाई साहब है वो 1 2 3 है, क्लियर। अब ये इसका सबसेट है आपका भाई
क्या सबसेट हो जाएगा, सी के रूप में। यहाँ पर ए का वैल्यू ये है तो बी का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, सबसेट है तो 1 2 3 तीनों को अलग अलग नाश्ता करके बिठा दो, अलग अलग करके नाश्ता दिला दो। अब क्या बोल रहा है, 1 2 के साथ भाई नाश्ता करूंगा बोल रहा है, 1 2 के साथ मिल करके करूंगा बोल रहा है, 1 3 के साथ मिल करके करूंगा बोल रहा है, और 2 भी बोल रहा है भाई 1 के साथ तो मजा ले लिया, आप 2 के साथ मैं जा रहा हूँ, 3 के साथ जा रहा हूँ, इसके साथ मजा ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो एक तीनों अलग अलग तरीके से नाश्ता कर ली है, अलग अलग तरीके से बैठ गए हैं, 1 2 3 के साथ, 1 2 के साथ बैठ गया कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 के साथ बैठ गया कोई दिक्कत नहीं है, 3 भी चाह रहा है भाई मैं 1 के साथ कितना बैठूं, 2 भी चाह रहा है मैं 1 के साथ कितना बैठूं। अब 2 और 3 का कॉम्बिनेशन हो गया, अब चाह रहा है कि भाई चलो ना तीनों मिलकर के एक ही बेंच में बैठ जाते हैं, क्या दिक्कत है, तो 1 और 2 और 3 हो गया। इस तरीके से ये आपका उपसमुच्चय हो गया। क्लियर, तो ए सबसेट है बी पर, मतलब ए का अवयव बी का उपसमुच्चय है, मतलब ए बी पर आपका सबसेट है, मतलब उपसमुच्चय है। नाउ बी इज बिलोंग्स टू सी, अब बी बिलोंग कर रहा है सी पर, मतलब बी का जो अवयव हो भाई वो सी पर आश्रित है, सी पर अस्तित्व है उसका। यहाँ पर जैसे कि बी का अवयव हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं 3 4 5। क्लियर, तो यहाँ पर है 3 4 5, चलिए ये 3 4 5 है। अब यहाँ देखो भाई ए भाई साहब को देखो और सी भाई साहब को देखो। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 है, यहाँ पर तो आपका 3 4 5 है, तो A इज बिलोंग्स टू सी, तो ये कथन आपका असत्य रहेगा। क्यों असत्य रहेगा, क्योंकि जो A का अवयव है वह C के अवयव के बराबर नहीं होगा। सो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि A इज नॉट बिलोंग्स टू C, मतलब A का जो अस्तित्व है वो C पर निर्भर नहीं है। क्लियर, तो इसी प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया है कि यदि A सबसेट है, यदि ए सबसेट है बी पर तथा बी बिलोंग कर रहा है आपके सी पर, तो क्या ए बिलोंग करेगा सी पर, जी बिल्कुल नहीं। क्लियर, क्योंकि यह स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्लियर, क्योंकि ए आपका बी का सबसेट हो सकता है बट बी बिलोंग करेगा आपका सी पर, तो ऐसा अस्तित्व कभी भी नहीं होगा कि ए बिलोंग करेगा आपका सी पर। क्लियर, तो इसको स्टेटमेंट के रूप में यहाँ पर मैं एग्जांपल के बेस में आपको बता दिया। क्लियर, तो इसी के बेस पे देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए फिर से वही सबसेट, कितना सेट करोगे भाई बोल रहे देखो, चलो यदि ए सबसेट है बी पर तथा बी सबसेट है सी पर, तो ए सबसेट रहेगा सी पर, जी बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा, परिभाषा याद करो भाई, परिभाषा याद करो। परिभाषा क्या बोला था मैं, यदि ए बिलोंग कर रहा है कोई भी रियल नंबर पर, ए बिलोंग कर रहा है आपके, ए बिलोंग कर रहा है बी पर और बी बिलोंग कर रहा है सी पर, सो ए बिलोंग करेगा सी पर। क्लियर, नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ इक्वेशन नंबर सेकेंड, नाउ इक्वेशन नंबर थर्ड। ये रूल्स हम लोग परिभाषा के बेस पे यहाँ पर इसको पढ़ चुके हैं कि यदि ए का अस्तित्व है बी पर और बी का अस्तित्व है आपके सी पर, तो ए का भी अस्तित्व रहेगा भाई आपके सी पर। क्लियर, तो ए बिलोंग्स टू बी, नाउ बी बिलोंग्स टू सी, सो ए बिलोंग्स टू रहेगा आपका सी। क्लियर, तो इसी रूल्स को हम लोग आगे फॉलो करते हैं इसी क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्लियर, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि ए सबसेट है, ए सबसेट है आपके बी पर, सो बी सबसेट रहेगा आपका सी पर, तो क्या ए सबसेट रहेगा सी पर, जी बिल्कुल रहेगा। क्योंकि यहीं पर अस्तित्व के रूप में मैं यहाँ पर आपको परिभाषित के रूप में परिभाषा के बेस पे यहाँ बता दिया हूँ कि यदि ए बिलोंग कर रहा है बी पर, क्लियर, ए बिलोंग कर रहा है बी पर आश्रित है और बी बिलोंग कर रहा है सी पर, तो यहाँ पर ए का जो वैल्यू, बी का जो वैल्यू है वो सी है। क्लियर, तो सी के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, इसलिए ए भी बिलोंग करेगा सी पर। क्लियर, क्योंकि सी डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है ए पर, ए डिपेंड है बी पर, बी डिपेंड है सी पर और सी डिपेंड होगा आपका ए पर। क्लियर, सो ए बिलोंग्स टू बी इक्वल टू बी बिलोंग्स टू सी, नाउ थर्ड ए बिलोंग्स टू सी। तो इसी के बेस पे बिलोंग्स टू को हम बिलोंग्स टू ना बोल करके सबसेट बोल रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पर जो बिलोंग्स टू यूज हुआ है वहाँ पर हम लोग जो सबसेट है उसको अप्लाई करते हैं। क्लियर, उसके जगह हम इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो हमारे पास जो दिया गया है इस तरीके से कि ए सबसेट है बी पर, नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर, नाउ बी सबसेट है आपके भाई सी पर, बी सबसेट है आपके सी पर, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, यहाँ से ना इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ए सबसेट रहेगा आपके सी पर।
यहाँ सब सेट को मैं वाइट कलर से कर दे रहा हूँ, ये वाइट कलर, ये भी वाइट कलर, ये भी वाइट कलर। क्लियर। तो इक्वेशन में आपको क्वेश्चन में ये दिया गया कि ए सब सेट है बी पर, ए सब सेट है आपके बी पर और बी सब सेट है आपके सी पर, तो क्या ए सब सेट होगा सी पर? जी बिल्कुल होगा। क्लियर। क्योंकि हम जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू बी और बी बिलोंग्स टू सी, सो ए बिलोंग्स टू सी। क्लियर। तो इसी को हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए, सो ए सबसेट बी, नाउ बी सबसेट सी, सो इक्वेशन और फर्स्ट और सेकेंड से हो जाएगा आपका ए बिलोंग्स टू सी। क्लियर। ये आपका सबसेट है, इसको सी जैसे नहीं बनाना है भाई, मैं जैसे ऐसे करना है आपको। क्लियर। ये भाई साहब ए है, ये भाई साहब आपका सी है, ये सबसेट उप समुच्चय माइंड में बिठा लो। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि ए सबसेट है बी पर और बी सबसेट है सी पर, तो ए सबसेट रहेगा आपके सी पर। क्लियर। तो जी बिल्कुल रहेगा, ए सबसेट रहेगा आपका सी पर। तो ये कथन आपका सत्य है। क्लियर। इसको सत्य लिखिएगा भाई। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यदि ए नॉट सबसेट, ये समुच्चय नहीं है, ए नॉट सबसेट बी, नाउ बी नॉट सबसेट सी, सो ए नॉट सबसेट सी। जी बिल्कुल, अभी जो जैसा पढ़े हैं भाई वही तो है, सेम है। सबसेट है तो सबसेट बोल दिए, नॉट सबसेट है तो नॉट सबसेट ही आएगा। क्लियर। जैसे यहाँ पर ए, यहाँ पर इसको एग्जाम्पल बेस से मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको, किस बेस पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के बेस पे यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। क्लियर। तो एग्जाम्पल के बेस में उसमें क्या था कि ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर। ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, सो बी इज़ नॉट बिलोंग्स टू सी, सो ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू सी। ये रहेगा। चलिए पहला क्या होता था, ए बिलोंग कर रहा था बी पर, बी बिलोंग कर रहा था सी पर, तो ए भी बिलोंग करेगा सी पर, बट कंडीशन अब अलग हो गया भाई। कंडीशन क्या हो गया, अलग हो गया, दोनों में मतभेद आ गया, दुश्मनी आ गया। अब ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी, ए बी पर डिपेंड नहीं है, ना ही बी ए पर डिपेंड है, स्वयं सहायता केंद्र चला रहे हैं, स्वावलंबी बन गए हैं यहाँ पर। क्लियर। तो ए इज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो बी इज नॉट बिलोंग्स टू सी, सो ए इज नॉट बिलोंग्स टू सी। क्लियर। तो इसी को हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं। चलिए यदि ए नॉट सबसेट है आपका, ए नॉट सबसेट है बी पर और बी नॉट सबसेट है सी पर, तो ए बी नॉट सबसेट रहेगा आपका सी पर। क्लियर। नॉट सबसेट बी, ए नॉट सबसेट बी, नाउ बी नॉट सबसेट सी, तो ए नॉट सबसेट सी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3। क्लियर। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये रहता है, जब बिलोंग्स टू रहता है तो सत्य रहता है, जब नॉट बिलोंग्स टू रहता है तो ये आपका असत्य रहता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। क्लियर। तो ये आपका क्या रहेगा, असत्य रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्लियर। यदि x बिलोंग्स टू a तथा a इज नॉट बिलोंग्स टू b, तो x बिलोंग करेगा आपका b पर। क्लियर। तो ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है, इसको देखते हैं। कंडीशन अप्लाई करते हैं, x बिलोंग्स टू कैपिटल A, x बिलोंग्स टू कैपिटल A तथा a नॉट सबसेट है आपके b पर। क्लियर। ये आधे आधे नंबर वाला क्वेश्चन है ना, एक एक लाइन वाला है। क्लियर। तो यदि x बिलोंग कर रहा है आपके a पर तथा a नॉट सबसेट है b पर, तो x सबसेट रहेगा, x बिलोंग करेगा आपका b पर। जी बिल्कुल बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन पहले में वो बोल दिया है, पूर्वानुसार क्या बोला है, x बिलोंग कर रहा है आपके a पर, मतलब जो x का अवयव है वह a के अवयव के ऊपर डिपेंड है, मतलब a के अवयव के बराबर है भाई। क्लियर। और a नॉट सबसेट है b पर, मतलब यहाँ पर जो a का अवयव है वह b का अवयव के साथ कोई ताल्लुकात नहीं, उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मैं भाई तेरा उपसमुच्चय नहीं हूँ, मेरे से तेरे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बोल रहा है। तो x बिलोंग रहेगा आपके b पर। क्लियर। तो x आपका बिलोंग नहीं रहेगा b पर, तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा, असत्य।
तो यहाँ लिखिए x बिलोंग्स टू ए। नाउ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नाउ ए नॉट सबसेट है आपके बी पर, यह हो जाएगी इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो x इज बिलोंग्स टू बी, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक्स नॉट बिलोंग्स टू रहेगा आपके बी पर। क्लियर। इसलिए यह कथन क्या है आपका सत्य है। चाहोगे तो आप इसको नंबर लेकर के बना सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, उसको लेकर के आप इसको बना सकते हो। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसके बाद है 6 नंबर। 6 नंबर भी है, ए सबसेट है बी पर और एक्स नॉट सबसेट है बी पर, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू रहेगा ए पर। क्लियर। तो ये स्टेटमेंट आपका सत्य रहेगा। क्यों सत्य रहेगा देखिए, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ए सबसेट है बी पर, मतलब ए का जितना अवयव है भाई वो तो बी के अवयव के बराबर ही रहेगा। क्लियर। और यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू है आपके बी पर, एक्स नॉट बिलोंग्स टू है बी पर, तो एक्स भी तो नॉट बिलोंग्स टू रहेगा भाई आपका ए पर, क्योंकि अगर बी ए सबसेट है बी पर, तो अगर बी के बराबर नहीं है एक्स तो ए के बराबर भी नहीं होगा एक्स। क्लियर। मतलब ए के बराबर आपका एक्स तुल्य नहीं है तो बी के बराबर भी एक्स आपका तुल्य नहीं रहेगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, समुच्चय। a इक्वल टू दिया है 1, 3, 5, नाउ b इक्वल टू 2, 4, 6 और c इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8। प्रदत्त है इन तीनों समुच्चय a, b और c के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। क्लियर। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। क्लियर। तो a का वैल्यू दिया गया है भाई, यहाँ पर देखिए a का जो वैल्यू है वो दिया गया है, a का जो वैल्यू दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है 1, 3, 5। नाउ b का वैल्यू दिया गया है भाई आपके पास 2, 4, 6। नाउ c का वैल्यू दिया गया है आपके पास 0, 2, 4, 6, 8। क्लियर। नाउ ए का वैल्यू दिया गया 1, 3, 5। नाउ बी का वैल्यू दिया गया है 2, 4, 6। नाउ सी का वैल्यू दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8। प्रदत्त है इन तीनों समुच्चय ए और बी सी के निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अब देखिए भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 गायब है भाई, 3, 4 भी गायब है, 5, 6 भी गायब है। ये आपका बी पर डिपेंड है, मतलब ये आपका ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, ये आपका इवन नंबर हो गया। क्लियर। और ये भी आपका होल नंबर हो गया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये भी आपका इवन नंबर है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, चूँकि यहाँ पर 0 आ गया, होल नंबर है, पूर्ण संख्या है आपका, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर आपका 8 है। क्लियर। तो यहाँ पर आपका जो सार्वत्रिक रूप में आएगा 1, 3, 5। तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो इसको क्रमानुसार अगर लिखा जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है ना। तो देखिए अगर हम लोग 1, 3, 5 को लेते हैं तो ये आपका डिपेंडेबल है आपका 2, 4, 6 के साथ, तो किसी न किसी तरीके से तो इनका 1 का 2 के साथ संबंध होगा, 3 का 4 के साथ होगा, 5 का 6 के साथ होगा, फिर 2 का 3 के साथ होगा, 2 का 5 के साथ होगा और 5 का 4 के साथ होगा, 5 6 के साथ होगा। किसी न किसी तरीके से ये सब आपके जुड़े ही रहेंगे। क्लियर। किसी न किसी तरीके से ये आपका जुड़े ही रहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर बोला गया है कि समुच्चय A 1, 3, 5 नाउ 2, 4, 6 और C इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय A, B और C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। ठीक है। तो इसमें तो सभी आपका सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में आ रहे हैं। क्लियर। क्योंकि अगर 0 को भी शामिल नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा, 1 को हटा देते हैं तो फिर भी नहीं चलेगा, 2 को भी हटा देंगे तो नहीं चलेगा, 3 गायब हो जाए तो इनका नंबर श्रेणी आपको पूरा कम हो जाएगा, 4 भी चला जाएगा तो 5 भी चला जाएगा तो 6 भी चला जाएगा। तो ये हमको इन सब को लेकर के चलना पड़ेगा। क्लियर। अगर इन सब को हम लोग लेकर के चलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को, तभी आपका जो नंबर का श्रेणी है वो आपका कंप्लीट हो पाएगा। अगर 0 को छोड़ देते हैं तो आपका होल नंबर गायब हो जाएगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। अगर 1 को गायब कर देते हैं तो यहाँ पर जो श्रेणी है वो बदल जाएगा, आपका 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा। इसमें हमको सभी को लेकर के चलना पड़ेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 को। क्लियर। इसी के अंतर्गत में आपको ये सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में आएंगे।
तो जब भी इसको सॉल्व करोगे तो ए का जो वैल्यू है 1,3,5 और बी का जो वैल्यू है 2,4,6 और सी का जो वैल्यू है 0,2,4,6,8, तो इतने को आपको सम्मिलित रूप से लेकर के चलना पड़ेगा। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर अगर देखिए 6 से 2 को मैं लूँगा तो 8 बन जाएगा भाई। क्लियर? तो यहाँ पर हम लोग ए और बी के ले करके चलेंगे, यहाँ पर सर्वाधिक रूप में हम लोग ए और बी को ले करके चलेंगे। तो चूंकि ए का वैल्यू है 1,3,5 है और जो बी का वैल्यू है भाई वो है आपका 2,4,6 है, 2,4,6 है। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतने अवयव आपके पास आ रहे हैं ना यहाँ पर। क्लियर? तो इसी के बेस पे ये आपका सार्थक समुच्चय के अंतर्गत में ये आपका आ जाएगा। ए का वैल्यू रहेगा जो भी ए का अवयव रहेगा और जो भी आपका बी का अवयव रहेगा। क्लियर? तो इससे पहले जो भी आप लोगों को जो रिक्त समुच्चय के बारे में बताया गया था, रिक्त समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कि कोई एक भी अवयव ना हो, उसको हम लोग रिक्त समुच्चय बोलते थे। उसके बाद परिमित समुच्चय के बारे में बताया गया था, मतलब ऐसा समुच्चय जो जिसकी संख्या आपकी सीमित हो, मतलब जिसको हम लोग काउंटेबल, जिसको गिनती के रूप में उपयोग कर सकते हैं, मतलब जिसकी निश्चित रहे। जैसे कि आपका अंग्रेजी वर्णमाला के जितने भी 26 अल्फ़ाबेट है ना, वो आपका सीमित है, मतलब 26 के 26 से रहेंगे। जैसे कि आपको बोला जाता है कि कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 7 है, जो कि सीमित है। वो आपके लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही, किसी को भी पूछोगे तो 7 बोले। जैसे क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या 11 है, तो ये सब आ जाएंगे। क्लियर? तो अगर किसी के में भी एक भी अवयव नहीं रहता तो आपका रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे 5 के बराबर, 5 से बड़ी संख्या, इस तरीके से या लेस देन ग्रेटर देन के रूप में बोलेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर जैसे कि मैं पूछूंगा कि 1 और 2 के बीच प्राकृत संख्या लिखिए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं है। केवल 1 है, 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। तो वहाँ पर उस स्थिति में आप क्या लिखोगे? उसको रिक्त समुच्चय लिखोगे। रिक्त समुच्चय के बाद हम लोग परिमित समुच्चय पढ़े थे, जिसको हम निश्चित रहती है, जो लिमिटेड रहती है, जिनकी संख्या रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। क्या समुच्चय बोलते हैं? सीमित समुच्चय या परिमित समुच्चय बोलते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे अपरिमित समुच्चय। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? अपरिमित समुच्चय पढ़े थे, मतलब ऐसा समुच्चय जिसकी संख्या सीमित नहीं होती है। क्लियर? जो अनंत तक रहती है, मतलब जिसकी लंबाई या जो भी रहता है आपका वो अनिश्चित रहता है। क्लियर? जैसे कि समांतर रेखाएं हो सकती है। जैसे इस पैनल की बात, तो इस पैनल की मापन हम लोग कर सकते हैं, तो ये आपका परिसीमा समुच्चय के अंतर्गत आएगा, मतलब ये सीमित समुच्चय के अंतर्गत आपका आएगा। और वो किसके अंतर्गत? समांतर रेखाएं। समांतर रेखा हम लोग मापन नहीं कर सकते, ना ही उसकी लेंथ, ना ही ब्रेथ, ना ही हाइट, ना ही उसके किसी के बारे में हम लोग उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो वो आपका होता है आपका इनफाइनाइट आपका सेट्स रहता है, मतलब अपरिमित समुच्चय के बारे में रहता है। उसके बाद एकल समुच्चय के बारे में पढ़े थे। एकल समुच्चय में क्या होता है भाई? एकल समुच्चय में केवल एक ही अवयव रहता है, उसको हम लोग एकल समुच्चय बोलते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े थे समान समुच्चय। अगर प्रथम अवयव ए द्वितीय अवयव बी के बराबर है तो उसको हम लोग बोले थे समान समुच्चय। क्लियर? मतलब ए का जो वैल्यू है 1, 2, 3 वह बी के वैल्यू 1, 2, 3 के बराबर होगा, तब उसको हम लोग समान समुच्चय बोले थे। क्लियर? इसके बाद समतुल्य समुच्चय बोले थे भाई। समतुल्य समुच्चय का तात्पर्य क्या है भाई? अगर ए में 3 अवयव है तो बी में भी 3 अवयव होना चाहिए। हालांकि उस अवयव कोई भी चेंज रहे, जैसे कि 5, 6, 7 है तो 8, 9, 10 उसका रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको फर्क कब पड़ेगा? अगर उसका अवयव अलग अलग हो जाए। तो यदि एक अवयव आपका 3 है तो बी के अवयव को आपको 3 होना अत्यंत जरूरी है। एक अवयव जैसे कि 3 है आपका, 1, 3, 5 है, तो बी में भी कोई 3 अवयव रहना चाहिए। हालांकि 1, 3, 5 मत रहे, ये आपका 6, 7, 8 रहे, लेकिन अगर पहला वाला अवयव आपका अगर 3 है तो दूसरा वाला भी अवयव आपका 3 होना ही चाहिए। तभी आपका जो परिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, एकल समुच्चय है, ये सब फॉलो होंगे। ठीक है? तो अभी हम लोग देख रहे थे समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय में क्या हो जाएगा कि ए के अंतराल में, ए के अंतर्गत में जितने भी आपके समुच्चय हैं वह बी के समुच्चय के रूप में होना चाहिए। क्लियर? अगर ए में आपके 10 अवयव हैं तो बी में भी आपके 10 अवयव होना चाहिए। हालांकि वो 10 अवयव कुछ भी भिन्न भिन्न तरीके से हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, प्लस में हो सकते हैं, जीरो में हो सकते हैं, किसी में भी इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, बस दोनों का अवयव बराबर होना चाहिए। जैसे आपके पास 10 व्यक्ति, आपके पास 2 कमरे हैं, तो पहला कमरे में अगर 10 व्यक्ति है तो दूसरा कमरे में भी आपको 10 व्यक्ति रखना है। अब उसमें ये व्यक्ति कोई भी चल सकता है, छोटा बड़ा ऊंच नीच सब चल सकता है, लेकिन मायने क्या रखता है कि अगर पहले में 10 व्यक्ति हैं तो दूसरे में भी 10 व्यक्ति होना चाहिए। अगर पहले में 5 व्यक्ति है तो दूसरे में भी 5 व्यक्ति होना चाहिए। अगर पहले में 40 व्यक्ति है तो दूसरे में भी 40 व्यक्ति होना चाहिए। भले उस व्यक्ति की संख्या कितनी, उम्र कितनी भी हो, हाइट कितनी भी हो, वेट कितनी भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? केवल जो अवयव है उसको आपको इक्वल होना चाहिए।
तो ये था और एकल समुच्चय में हम लोग क्या पढ़े थे, जिसमें केवल एक अव्यय हो। जैसे मैं बोलूँगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपका 1 है, केवल एक ही है, उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। क्लियर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो 0 है, उसके साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं है। क्लियर। तो ये सब आपके एकल समुच्चय के अंतर्गत आते हैं। और जिसको हम लोग गणना कर सकते हैं, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसकी संख्या निश्चित होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सीमित समुच्चय या परिसीमित समुच्चय। क्लियर। उसके बाद अपरिमित, जिसको संख्या निश्चित नहीं होती है, मतलब अनिश्चित होती है, जैसे कि समांतर रेखाएं हो गया, जैसे कि वृत्त की त्रिज्याएं अनंत बिंदु से कितने भी खिंचाई जा सकती है, या वृत्त के व्यास से लेकर के, ये सब आपके अपरिमित समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। और समुच्चय के बारे में आप लोगों को ये बताया था कि सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह आपका समुच्चय कहलाता है। जो आपके लिए सही हो, मेरे लिए हो, नरेंद्र मोदी के लिए सही हो, जो अगल वाले के लिए सही हो, जो बगल वाले के लिए सही हो, वही जो सबके लिए सुपरिभाषित हो, वही आपका क्या है, समुच्चय है। क्लियर। जैसे कि आपके बोल रहे कि भाई कितने महीने में, मतलब एक साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं, वो आपके लिए भी सही है, मेरे लिए भी सही है, अगल वाले के लिए सही है, बगल वाले के सही है, तो आपका समुच्चय रहेगा। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 दिन होते हैं। बगल वाले को पूछोगे तो फिर वो 7 दिन बोलेगा, मैं भी 7 दिन बोलूँगा, आप भी 7 दिन बोलोगे, मतलब सबके लिए वह सर्वनिष्ठ है, सुपरिभाषित है, मतलब वो आपका समुच्चय है। क्लियर। लेकिन जब मैं ये पूछ देता हूँ कि आपका वही 5 फेवरेट खिलाड़ियों के नाम बताइए क्रिकेट का, तो आपका कुछ अलग रहेगा। आप धोनी बोल रहे हो, रैना बोल रहे हो, सुरेश रैना, धोनी बोल रहे हैं, रविंद्र जडेजा और वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर बोल रहे हैं। बगल वाला बोल रहा है भाई मेरा तो युवराज है, मोहम्मद कैफ है, यूसुफ पठान है, इरफान पठान है। तो देखो इसमें अलग अलग हो गया ना, ये परिभाषित नहीं है। क्लियर। तो ऐसे को हम लोग समुच्चय नहीं बोल सकते। जो परिभाषित है उसको हम लोग समुच्चय बोलेंगे, और जो परिभाषित नहीं है उसको हम लोग समुच्चय नहीं बोलेंगे। क्लियर। तो समुच्चय के अंतर्गत में हम लोग यही देखे थे, रिक्त समुच्चय क्या होता है, अरिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है, एकल समुच्चय क्या होता है, समतुल्य समुच्चय क्या होता है, समान समुच्चय क्या होता है। उसके बाद अंतराल में देखे थे, इस अंतराल के बारे में अभी इसके बाद पढ़ेंगे, जैसे कि 12th क्लास में आप लोग उसको ज़्यादा अच्छे से अध्ययन करोगे, विविध अंतराल और समित्र अंतराल। हालांकि 11th में इसकी बेसिकली नॉलेज के रूप में आपको ये सबको देखना पड़ेगा। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बेस पे सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं या नहीं, इसके बेस पे था ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू दिया गया था A, 3, 5, B, 2, 4, 6 और C इक्वल टू दिया था, तो इसमें ये बोला गया था कि सार्वत्रिक समुच्चय आपका कौन सा है बोल के। क्लियर। तो इतने में आप लोगों का ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतराल से रिलेटेड। क्लियर। जिसमें आपका यूनियन आएगा, सबसेट आएगा, समुच्चय आएगा, समुच्चय का भाई आएगा, उसका बहन आएगा, उसका दीदी आएगा, चाचा आएगा, चाची आएगा, सब आएगा। क्लियर। पूरा फैमिली मेम्बर आएंगे। क्लियर। अभी केवल मेहमान नवाजी के रूप में, केवल सिंगल वर्ड के रूप में इसको यूज कर रहे थे। अब पूरा उसका फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे, पूरा फैमिली प्लानिंग उनका कैसी चल रही है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं वर्क करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अलविदा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।